This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः श्रावण कृष्ण सप्तमी दिनांक 11 ऑगस्ट 2020 शरक सूत्र स्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। भवन्ति छात्र अग्र्याणां शतमुद्दिष्टं यत् द्विपञ्चाशदुत्तरम् अलमेतद्विकाराणां विघाताय उपदिश्यते। तर्हि सर्वसन्न्यासः सर्वक्रियात्यागः स च परमस्वमोक्षसुखहेतु शारीरे वक्तव्यः। सन्न्यासः सर्वसुखानाम् इत्ययम् अन्तिमः अग्रसङ्ग्रहः तत्र निर्दिष्टः। एतस्य उपसंहारं ग्रन्थकारः करोति। अग्र्याणां शतमुद्दिष्टं यत् द्विपञ्चाशदुत्तरं द्विपञ्चाशत्शतमेव अग्र्याणां शतमुद्दिष्टं शतं ततोऽनन्तरं द्विपञ्चाशत् इति द्विशतम् अलमैतद्विकाराणां विघाताय उपदिश्यते। एतद् विकाराणां विघाताय अलम् इति उपदिश्यते। तर्हि एतत् अयम् अग्रसङ्ग्रहः विकाराणां विघाताय समर्थः शक्तः इत्यर्थः। सो शतमुद्दिष्टं 100 इस प्रकार के आगे बताए गए हैं। द्विपंचाशद उत्तरम उसके आगे द्विपंचाशद यानी कि फिर से 100 ये बताए गए हैं। 200 कुल मिला के बता गए हैं। तो ये विकारों के शमन के लिए विघात के लिए समर्थ काफी इस प्रकार के है। तो द्विशतम कहने के बजाय शतमुद्दिष्टम द्विपंचाशद उत्तरम इस प्रकार से वो उन्होंने ग्रंथकार ने लिखा है। समान कारणों ये अर्थास्तेषां श्रेष्ठस्य नाही वाटत आहे काही कळत नाही। समान कारणों ये अर्थाः तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणं जायस्त्वं कार्यकर्तृत्वे वरत्वं चापि उदाहरणम्। ये अर्थाः समानकारिणः जो विषय समानकारी इस प्रकार के है या समान कार्य करने वाले इस प्रकार के हैं तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणं। तो उसमें कौन सा श्रेष्ठ है उसका लक्षण क्या है ये इसमें बता दिया। जायस्त्वं कार्यकर्तृत्व और कार्य करने में जिनकी श्रेष्ठता है या जिनकी बहुतता है ये भी बता दिया। वरत्वं चापि उदाहरण और उसमें श्रेष्ठ क्या है वर क्या है ये भी बताएगा। एक्चुअली वरत्व श्रेष्ठत्व ये दोनों समानार्थी इस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। तो विभिन्न शब्दों का प्रयोग करने से ये सभी शेड्स उसके मालूम हो जाए ऐसा ही मुझे लगता है इसमें इस प्रकार से।
वातपित्त कफानांच यद्यत् प्रशमने हितं प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यद् व्याधिहरमुत्तमम्। तो वात पित्त और कफ इनके प्रशमन में जो हित इस प्रकार का है, प्राधान्य तुष्ट निर्दिष्ट, उसका प्राधान्य के द्वारा निर्देश किया गया है। यद व्याधिहर उत्तम, और जो व्याधिहर है उसके भी बारे में प्राधान्यता निर्देश इस प्रकार से किया गया है। तो वात के लिए तैल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मध, ये तो अग्नि संग्रह बता ही है। लेकिन मध केवल कफ का शमन करने वाला है, वो कफ पित्त दोनों का शमन करने वाला इस प्रकार का है। उसी प्रकार से घृत केवल पित्त शमन करने वाला नहीं है, वात पित्त पर शमन करने वाला इस प्रकार का है। और तैल जो है वो वात कफ पर शमन करने वाला इस प्रकार का। तो इन सभी के बारे में जानकारी लेते हुए फिर हमें आगे इस प्रकार से बढ़ना है। एतन्निशम्य निपुणं चिकित्सां संप्रयोजयेत् एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामौ समश्नुते। निपुणम, निपुण शब्द मेरे ख्याल में पुल्लिंगी है। नहीं तो ये निपुण प्रयोजक के रूप में प्रयोग किया गया है, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। चेतन दिशम्य, ये सुनकर निपुण के द्वारा चिकित्सा की योजना की जाए, ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है। नहीं तो निपुण चिकित्सा प्रयोजय, निपुण वैद्य जो है वो चिकित्सा की योजना करे। एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्म कामों समुच्यते, निपुणम को किया ये निपुण होना चाहिए था। नहीं है इसमें कुछ। एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्म कामौ समुच्यते, इस प्रकार से करने से वैद्य को धर्म और काम ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो अर्थ को छोड़कर धर्म और काम, उसकी जो अपेक्षित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है, ऐसा कहने का मतलब है। ये भी थोड़ा अजीब है। अर्थ कामो इस प्रकार का आता है ज्यादातर, लेकिन धर्म और काम ये जुड़े गए हैं। और काम में अर्थ की अभी अभिलाष हो सकती है, तो काम के में अर्थ भी समाविष्ट हो सकता है। लेकिन धर्म और काम ये विवेचन किया है तो दोनों की प्राप्ति होती है। इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने एक व्हाट्सएप पे अजीब मैसेज देखा था, सच्चा है या नहीं है ये मालूम नहीं है। लेकिन कोई वैद्य जितनी उनकी आवश्यकता रहती उतना ही कमाते, धन कमाते हर रोज। तो पहले पत्नी से पूछ लेते कि आज क्या क्या खरीदना है या कितने पैसों की आवश्यकता है, तो वो बता देती थी कि इतने इतने पैसे चाहिए। तो जब तक उतने पैसे नहीं मिलते हैं तब तक वो पैसे लेते रहते थे लोगों से। और जो एक बार पैसे प्राप्त हो गए तो फिर आगे सभी रुग्णों को निःशुल्क चिकित्सा देते थे, और उसमें कोई अमीर गरीब इस प्रकार का भेद नहीं रहता था। जो भी उसके बाद में आएगा उसको निःशुल्क ही देते थे। ऐसा सिलसिला बहुत वर्षों तक चला। जिन लोगों को मालूम था कि ये अपने पैसे पूरे होने के बाद पैसे नहीं लेते हैं, वो बाद में वहां पे भीड़ करते थे। और कुछ अच्छे खासे भी लोग रहते थे जो शुरू में आकर पैसे देकर दवा देके जाते, लेके जाते थे। तो एक दिन उसके पत्नी ने कहा कि
लड़की की शादी करनी है, उसका पूरा खर्चा शादी का हमें चाहिए इस प्रकार से। और फिर ये जो बाकी कुछ सामान लाना है उसका खर्चा बता दिया। तो उसने कहा तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लड़की के पूरा ब्याह का खर्चा मुझे एक दिन में मिल जाना चाहिए इस प्रकार से। तो वो भगवान के हाथ में है। और ऐसा वो सोच रहे थे कि कैसा होगा क्या होगा। तो कोई एक मरीज एक बड़े कार में बैठ के आया और फिर उसने कहा कि मैं बहुत साल पहले आपके यहाँ आया था, मुझे संतान नहीं थी, आपकी दवा से संतान हो गई, मेरी लड़की है। और उस समय में आपने कुछ पैसा नहीं लिया था, वो खाता बंद हो गया, ऐसा कुछ मुझे बताया वगैरह इस प्रकार से। तो उस समय तो मेरी परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी मेरे पास सब कुछ है और मेरी लड़की का ब्याह है। तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं मेरे लड़की के साथ आपकी भी लड़की का खर्चा उठाऊं और आप उसको नाम मत कहें इस प्रकार से। और फिर उस प्रकार से हुआ। तो ये श्रद्धा के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, अगर ये सच्चा उदाहरण है तो और भी अच्छा है। अगर केवल कथा के रूप में बताया गया है। उपेंद्र दीक्षित टोल्ड दिस स्टोरी। तो अगर ये सच्ची बात है तो श्रद्धा का एक अहम महत्व होता है। और तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये जो भगवान का कहना है कि जो इस प्रकार से भक्ति में लीन है उनका योगक्षेम परमेश्वर खुद रहता है इस प्रकार से। तो ये पॉसिबल है। लेकिन हमारा उतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये इस प्रकार से होगा ऐसा, और उस उद्देश्य से काम नहीं करेंगे वास्तव में। हमें अपना कर्म निभाना है। इतना ही सोचे और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दे। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है कि हमारे जो छात्र या उनके निजी रिश्तेदार वगैरह ऐसे जो होते हैं, कुटुंब के परिवार के सदस्य, उनसे पैसा नहीं लेते हैं। और कई लोग अच्छे खासे भी होते हैं, पैसे होते हैं उनके पास, देना भी चाहते हैं। हम देना नहीं चाहते इस प्रकार से। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं कि जो खर्चा नहीं उठा सकते हैं और हमारी फीस बहुत ज्यादा हो जाती है उनके हिसाब से, तो वो दवा लेना छोड़ देते हैं। किसी दूसरे के पास जाते हैं। तो ये विषमता है कि जो पैसे देने में सक्षम है उनसे हम पैसे नहीं ले रहे, और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है उनसे पैसे ले रहे हैं। तो अगर मरीज पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना बोझ नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं कंसेशन दे देता हूँ, ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों को मुफ्त भी दे देता हूँ, ऐसा भी है। लेकिन जो स्वाभिमानी होते हैं वो फिर भी टालते हैं, वो नहीं आते। दूसरे तरीके के भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन कंजूसी है, देना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे हैं। और मेरा अनुभव यहाँ ऐसा रहा है कि जो गरीब है वो देना चाहते हैं, जो सक्षम है वो देना नहीं चाहते हैं, वो बचाना चाहते हैं इस प्रकार से। तो ये भी अजीब चीज है। तो बहुत बरसों से मैं इसके ऊपर विचार कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा रास्ता नहीं दिखाई दिया है।
कि किस प्रकार से जाए तो ये ठीक होगा इस प्रकार से। अगर कोई जिद करता है, वैद्य भी है या विद्यार्थी है और जिद करता है कि नहीं मुझसे पैसे ले लो, तो मैं बताता हूँ ठीक है मेरे इतने इतने होते हैं, तुम्हें कितने देने हैं तुम डिसाइड करो और दे दो इस प्रकार से। नहीं तो ऐसा होता है कि भेंट वस्तुएं आती रहती है और लोग देना चाहते हैं तो फिर दे नहीं रहे पैसे तो कुछ भेंट वस्तु दे देता है, तो वो भी एक पूंजी तैयार हो जाती है इस प्रकार से। और सबसे अहम चीज है कि जिनको वास्तव में जरूरी है कंसेशन देने की या पैसे न लेने की, वो हमसे दूर जाते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी इस प्रकार से है, तो ये नहीं होना है। अगर मेरे पैसे कम कर दूं, ये भी दूसरी चीज है दूसरी ओर। तो मेरी प्रैक्टिस इतनी बढ़ेगी कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अभी मैं इतना पैसा ले रहा हूँ इसलिए कम मरी जाते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी प्राइस कम कर दूं तो मुझमें और मेरे छात्रों में कोई अंतर नहीं रहेगा। दूसरी भी चीज ऐसी होती है कि केवल फीस करने कम करने से भी लोग समझते हैं कि ये अच्छा वैद्य नहीं है। ये भी और बात। अगर मेरा छात्र मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है और मेरे पास केस रेफर कर रहा है और अगर मैं उससे कम पैसा ले लूं तो वो समझेंगे नहीं नहीं ये तो कुछ काम का वैद्य नहीं है इस प्रकार से। और फिर मुझे अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में या एडवांस केसेस में काम करना है, उनके लिए काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेरी फीस ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा भी है। तो ये काफी टेढ़ा मामला है, किस प्रकार से इसमें डील करे इस प्रकार से। और जब छात्रों से पैसे या छात्रों से निजी रिश्तेदारों से पैसे नहीं लेते हैं, चाहे कैंसर का भी मरीज हो, तो भी उसमें दो प्रकार दिखाई देते हैं। कि एक को बहुत आदर रहता है बहुत सारे लोगों में। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं हाँ इसकी ऐसी पद्धति है, पैसे नहीं लेते तो ठीक है हमारे लिए तो अच्छा है इस प्रकार से। हाँ, और उसकी कीमत नहीं रहती, ये भी एक दवाई जो लेके जाते हैं वो पड़ी रहती है, पूरे तरीके से ली नहीं जाती। ये भी कुछ बातें इसमें हो सकती है। हाँ, और यही सिलसिला ये कोर्स के बारे में भी रहा कि मैं विद्या दान में ही महत्व रखता हूँ, लेकिन जो फाउंडेशन का कोर्स है कैंसर के बारे में या इंडेक्स कोर्स है, उसमें कितने पैसे लेने के ये एक चीज रहती थी। मनीष जोशी का कहना था नहीं नहीं बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं तो तुम फिर भी कम लेते हो। और मैंने कहा ये मेरा मेन मकसद है ही नहीं कि विद्या का विक्रय करना इस प्रकार से। लेकिन दूसरी चीज ऐसी है कि जो खर्चा मैं मनीष जोशी को दे रहा हूँ वो तो कम से कम निकलना चाहिए, एक चीज है। और अभी मैं निरामय कंपनी की तरीके से कर रहा हूँ और मैं निरामय कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ पार्टी कोष में। तो इसमें अगर कुछ चंदा बनता है तो वो पार्टी कोष के काम में आ सकता है, आता है। तो मैं 50,000 हर महीना प्राकृतिक कोष में डाल रहा हूँ। तो 6 लाख एक बरस के लिए हो जाते हैं। और जो मैंने इस कोर्सेस के जरिए जितना कमाया होगा वो तो मामूली अमाउंट इस प्रकार। फिर भी लोग सोचते हैं अरे ये तो कमर्शियल हो गए इस प्रकार से। इसका भी 600 का है। इसके बारे में भी मैंने सुना था कि एक अपप्रचार हुआ था कि गाडगिल सर खुद इससे पैसे लेते हैं और इसलिए जिक्र करते रहते हैं कि आप ज्वाइन हो जाओ इस प्रकार से।
तो उस समय 1800 रुपया सब्सक्रिप्शन था बरस का। और शुरू में मैं भी सब्सक्रिप्शन करता था। अंतिम 4 वर्षों से शायद विलो भारती ने मुझसे सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। लेकिन तब तक मैं भी सब्सक्रिप्शन इसका भरता था। और ये बात लोगों को पता ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। अर्थ, ये जो पुरुषार्थ है, उसको भली भांति कैसे कमाएं? हमारे हिसाब में धर्म के अधीन होकर ही अर्थ कमाना चाहिए, धर्म के अधीन रहकर ही काम का उपभोग लेना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन फिर भी इसके बारे में डिसाइड करना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। दूसरी एक चीज ऐसी भी रहती है कि लोग समझते हैं कि हम दवा के पैसे लेते हैं। वास्तव में दवा उसका एक अंग है। जो पैसे लिए जाते हैं वो निदान, चिकित्सा, हमारा समय, हमारा क्लिनिक का जो कुछ बाकी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, जो स्टाफ है उसका, और बाकी चीजें रहती है, तुम्हारे प्रैक्टिस का अनुभव कितना है वगैरह वगैरह के बारे में। एक अजीब अनुभव रहा था कि एक 12-13 साल का लड़का किसी ने भेजा था, प्रतिशय की शिकायत थी। तो मैंने दवा दी, उसको ठीक लगा। तो जिसने भेजा था उसने मुझे संदेशा भेजा कि अगर आप आपकी दवाइयाँ बता सके तो मैं यहाँ से दवा दे दूंगी इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दवाइयाँ लिख कर भेज दी। तो वो लड़का फिर से वापस मेरे पास आया। मैंने पूछा तुम मेरे पास क्यों आए फिर से, तुम वहां से दवा लेनी थी ना तुम्हें। तो वो बोला कि नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर ये दवाइयाँ है तो आपकी फीस इतनी ज्यादा क्यों है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो तो बच्चा था। चाय टपरी पर भी मिलती है और ताजमहल में भी मिलती है, ताज होटल में मिलती है। काफी अंतर होता है। चाय थोड़ी अच्छी ऊंची हो, लेकिन बाकी तो चाय चाय ही होती है। तो ये अलग अलग तरीका है सोचने का इस प्रकार का। और वैसे देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी प्रैक्टिस कितने बरस की है, मेरी प्रैक्टिस कितने बरस की है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उसमें मायना रखती है। तो ऐसे भी मूर्ख वैद्य हो सकते हैं। वास्तव में मैंने उसे केस सौंप दी। मुझे पैसे उससे कमाने हैं इसलिए तो नहीं बताया कोई। इसके लिए शुक्रगुजार होता कि हाँ, अच्छा हुआ कि मेरा पेशेंट मेरे ही पास रह गया और मैं इससे पैसे कमा सकूं। जो एक्सपर्टाइज चाहिए था तो उसको मिल गया था। लेकिन इस तरीके के भी देखे हैं। दूसरी ओर जाकर एक कनाडा में स्थित पेशेंट है और उसका कोई देवर यहाँ पे सम्मिश्र प्रैक्टिस करता है। और फिर मैंने उसको ऐसे ही दवा दे रहा था, बरसों तक उसको मुफ्त में दवा जा रही थी। जब वो आके कनाडा में चली गई, तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी इस प्रकार की दवा देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट की कहा कि उसको हमारे जो रेगुलर चार्जेस है वो बता दो। वो बताने के बाद वो बोली नहीं नहीं, मैं अभी तो गर्दी में जल्दी में हूँ, मुझे जाना है तुरंत। लेकिन मुझे 6 महीने की दवाई दे दो इस प्रकार से। पैसे तो उसने दिए ही नहीं। 6 महीने के बाद फिर से मुझे डिमांड की कि आप कुरियर से दवा भिजवा दो। तो मैंने कहा कि लेकिन वो पैसों का क्या हुआ, तो उसके बारे में कुछ बोली ही नहीं। फिर भी मैंने दवा भिजवाई।
और उसके कुरियर में 2,000 रुपये लगे, क्योंकि ये विदेश वाला कुरियर था। और उसने वो पैसे देने के लिए भी इनकार कर दिया। वो एक बार उसके बाद में पुणे में आई थी और क्लिनिक में आके फिर आगे की दवा मांग रही थी। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा नहीं, आप पहला हिस्सा पहले पूरा करो, फिर आगे की दवा दे देंगे। तो फिर से आई भी नहीं, और वो 2,000 भी नहीं दिए। वो बात छोड़ो, बाकी दवाइयों की बात छोड़ो, लेकिन वो 2,000 भी नहीं दिए। तो बहुत सारे तरीके के रुग्ण रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कौन किस प्रकार से बर्ताव करेगा इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और कोलटकर सर कहते थे कि हम दवा के पैसे लेते हैं, फिर लोग ऐसा कहते हैं कि ये दवा मेरे पास शेष है, अभी मुझे सुबह शाम की दवा दे दो, भोजन पर मेरे पास शेष है। और वो चाहते हैं कि आप पैसे कम कर दो, फिर उस दवाई के जो है वो पैसे कम कर दो। अगर नहीं करते हैं तो बहस करते रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं सिर्फ दवा का ही ये दवा की ही कीमत है, और दवा कम दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीनानाथ मंगेशकर में हम जब कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो उसमें इसके बारे में काफी बहस हुई थी कि एक्सपर्टाइज जो है हमारा, उसके लिए फॉलोअप के पैसे लेने हैं, लेकिन मेडिसिन एट कॉस्ट वहां पे देनी है इस प्रकार से। तो प्रिस्क्राइब करने का है मेडिसिन, उसकी जो कॉस्ट होगी वो पेशेंट लेके जाएगा, इस प्रकार का रहेगा। तो हमारा मेन मुनाफा हर पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन बनाना उसी में है। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक हफ्ते के लिए 150 रुपए, 250 रुपया, 350 रुपया, ऐसा कुछ निर्धारित करे। और वो वैद्य डिसाइड करे कि किस वैद्य को किस में डालना है, 250 में डालना है, 150 में डालना है, इस प्रकार से। केवल वनस्पति जो औषधों का इस्तेमाल करते हैं तो 150 में डालना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और डोज एडजस्ट करना है, ताकि हमारे लिए वो घाटे का न हो, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी आयुर्वेद डिपार्टमेंट का उत्पन्न इतना कम था बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए। और उनके सोचने का तरीका ये था कि हमने आपको कितनी जगह दी है, चाहे हमने 1,000 स्क्वायर फुट जगह दी है, पंचकर्मा और ये सब मिला के, तो 1,000 स्क्वायर फीट जगह में ये हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट कितना कमाता है, ईएनटी डिपार्टमेंट कितना कमाता है, कार्डियोलॉजी यूनिट कितना कमाता है, और उस हिसाब में आयुर्वेद कितना कमा रहा है। तो आयुर्वेद की आमदनी इतनी ही छोटी है, तो उसको उतनी ही छोटी जगह देनी चाहिए जितना वो कमा सकते। तो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की। ये कारपोरेट हॉस्पिटल अस्पताल जो है, ऑनलाईन पैसे जमा केल्याशिवाय मेडिसिन पाठवू नये असे वाटते। ठीक है। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो डुबा देते हैं हमें इस प्रकार से, लेकिन अच्छे भी लोग बहुत रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपवादात्मक इस प्रकार के। तो अगर हमें एलोपैथी के अस्पताल में काम करना है, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम कितना कमाएंगे, और उसकी कंपैरिजन एलोपैथी के यूनिट से होगी। और उतना अगर हम नहीं कमा पाते हैं, तो आयुर्वेद को स्थान नहीं मिलेगा। हमारा खुद का अगर अस्पताल है और उसमें हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो एक अलग चीज है। फिर भी ब्रेक इवन कब होना है, ये भी एक अहम चीज है। और करीबन 3 वर्ष में ब्रेक इवन होना चाहिए। अगर 3 वर्ष में ब्रेक इवन नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाती है इस प्रकार से। और आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप बैंक से कर्जा उठा रहे हैं।
तो भी एक अजीब चीज इस प्रकार। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए ये सब करना है ऐसा। तो इससे धर्म और अर्थ प्राप्त होते हैं अग्र संग्रह का उपयोग करके, ये एक अहम चीज है। और माधव साहनी इसके बारे में प्रख्यात थे कि वो अग्र संग्रह का प्रयोग करते थे और काफी मात्रा में मरीज देखते थे, बहुत मरीज देखते थे इस तरह से। तो ये बात हमें समझ लेनी है। पथ्यम पथोनपेतम यच्चोक्तम मनसः प्रियम यच्चा प्रियम अपथ्यं च नियतं तन्न लक्ष्येत्। तो पथ्यम पथोनपेतम, जो मार्ग को छोड़कर नहीं है वो पथ्य कहलाता है, जो मार्ग में रखता है। पेशेंट्स पहले पैसे कम करने का रिक्वेस्ट करते हैं, कम कर देने के बाद बाहर जाके बोलते मला कन्सेशनची गरज नाही, पण 2 शब्द टाकून पैसे कमी होत असतील तर का करू नये। ये भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कंजूस है, जो पैसे देना नहीं चाहते हैं, उनसे पैसे लेना भी अच्छा नहीं। तो चाहे हमें कम पैसे मिले इस प्रकार से, लेकिन जैसे दातार गुरु जी का ये कहना था कि उसके साथ में उसकी जो भावना ये है वो भी हमें अफेक्ट कर सकती है। नजर लगने, दुष्ट लगना, नजर लगना, इस प्रकार का जो बताया जाता है, तो उसके भाव अगर अच्छे नहीं है तो बेहतर है कि जितना मिले उससे हम संतुष्ट रहे इस प्रकार से। और देने वाले भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी भाव से देने वाले भी रहते हैं, ऐसा भी है। तो ठीक है। और दूसरी एक चीज है कि मैं जिस प्रकार के मरीज को देखता हूँ, कैंसर के एडवांस केसेस, और ऐसा नहीं होता ना कि एक बार दवा दे दी और हो गया, अभी आगे उसका कुछ लेना देना नहीं। फोन आते रहते हैं बार बार, कंडीशंस बिगड़ती रहती है, उसके बारे में सलाह देनी पड़ती है। और कॉम्प्लिकेटेड एडवांस केस में तो ये काफी होता ही रहता है, ऐसा है। तो उसके बारे में हम कैसे सोचें? इन दिस एटमॉस्फेयर हाउ कैन वन रीच रजतमो विमुक्त, compare with previous era, not samhita kal, but just 30 years back, atmosphere for learning and practicing ayurveda becoming difficult, though facility practice has increased। मैं समझता रहा हूँ कि ये जो ग्राहक संरक्षण कायदा, कंज्यूमर एक्ट, मेडिकल प्रोफेशन को लागू हो गया, उससे मेडिकल प्रोफेशन की तरफ देखने का पूरा नजारा ही बदल गया। और ये सही बात है कि बहुत सारे एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स लोगों को ठगाने वाले हैं, ये भी सही है। केवल एलोपैथी के ही नहीं, बाकी लोग भी होंगे इस प्रकार से। प्रामाणिकता से प्रैक्टिस करने वाले कम हैं, और फिर उनके जरिए ये पूरा प्रोफेशन बदनाम हो गया, कारपोरेट सेक्टर आ गया इसमें, और ये पैसा कमाने का धंधा इस प्रकार का हो गया। तो जो डॉक्टर के बारे में मन में इमेज थी, एक देव उसको माना जाता था, वो नहीं रही है। और वो हमको भी उसी तरीके से देखते हैं। बाद में एक बार पता चले कि ये कैसा व्यक्ति है, क्या है, तो उसमें मतलब परिवर्तन आ सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब तक ये अनुभव नहीं होता और वो भली भांति उन अनुभवों को देखते नहीं, तब तक ये बाकी लोगों के जैसे ही
हमें ठगाने के लिए बैठे हैं, ऐसा ही लोग मानकर चलते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल थी कि ये इस प्रोफेशन को कंज्यूमर एक्ट लागू करना इस प्रकार से। ये कोई वस्तुओं का विक्रय नहीं है वास्तव में। इसमें निदान है, इसमें चिकित्सा है, इसमें काफी सारे भाव है। लेकिन इन सभी की शुरुआत कमर्शियलाइजेशन से हुई है, जब से विद्या विक्रय हो गई। इतनी बड़ी कैपिटेशन फी देकर अगर हम एडमिशन ले रहे हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए, बीएमएस कोर्स के लिए, तो स्वाभाविक है कि उसको कमाना, इतना जो पैसा डाला है उसको उसमें से कमाना, ये उद्दिष्ट हो जाता है और फिर माल प्रैक्टिसेस हो जाती है। ये सबसे अहम चीज है। तो मेरा एक अहम कहना है कि विद्या विक्रय नहीं होनी चाहिए, विद्या का दान ही होना है, और वो सत्पात्री होना, ये सबसे अहम। अभी ये तो बताना मुश्किल होता है कि सत्पात्र कौन है। इसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है इस प्रकार से, और उन्हीं के जरिए विद्या आगे बढ़ती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी, इस प्रकार से। लेकिन हमारा उद्देश्य अगर पैसा कमाना इस प्रकार का ही हो जाए, और किसी न किसी तरीके से कमाना है, तो ये बुरी बात इस प्रकार की हो जाती है। वैसे भी मैं समझता हूँ प्रोफेशनलिज्म और कमर्शियलाइजेशन ये दो अलग है। प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है। हमारे पुराने जमाने के वैद्यों का जो क्लिनिक रहता था वो बिल्कुल अगली इस प्रकार का, ज्यादा पैसा कमाते भी नहीं थे, और ये भी मालूम नहीं था कि क्लिनिक अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए कम से कम, इस प्रकार से। जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए इस प्रकार से। ये ट्रेंड मेरे आगे शुरू हो गया। मैंने तीन तीन बार मैंने क्लिनिक का रिनोवेशन किया। शुरू में जैसा जिस प्रकार का क्लिनिक था, उसके बाद में 2 बरस में ही मैंने रिनोवेशन किया, फिर उसके बाद में और रिनोवेशन किया इस प्रकार से। और मेरा अनुभव रहा है कि जब जब रिनोवेशन किया तब तक आमदनी बढ़ी, प्रैक्टिस बढ़ी। तो लोग ये चाहते हैं कि क्लिनिक डिसेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अब कितने भी अच्छे वैद्य हो, लेकिन दिखावा अगर नहीं है वहां पे, तो मरीज को समाधान नहीं होता। ये एक अहम चीज इस प्रकार। तो ये ट्रेंड बाद में बदला है। शुरू के जमाने में जब मैं वैद्यों के पास जाता था, कंसल्टर जी के यहाँ जाता था, कोलेक्टर जी के यहाँ जाता था, तो बहुत ही सिंपल क्लिनिक रहता था, और ये ज्यादा वाले जो खर्चे हैं वो उसमें नहीं रहते थे। लेकिन आगे ये प्रोफेशनलिज्म से कमर्शियलाइजेशन में गया, कि ज्यादा ही डिसेंट हो इस प्रकार से, एयर कंडीशन हो वगैरह वगैरह इस प्रकार। मैंने एक अजीब बात सुनी थी हमारे छात्रों से, कि उसने कहा कि आज अगर कोलटकर सर होते तो उनको बड़ा संतोष होता। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो बोले कि हाँ, अभी उनके छात्र एयर कंडीशन क्लिनिक में बैठते हैं, हर एक की कार है, तो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये देखकर उनको बड़ा संतोष होता। तो मैंने कहा धत्तेरे की, तुमने कोलटकर तो सर को समझा ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती तो सर सर खुद इससे और कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कमा सकते थे। वैसे सर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा कमाना ये उद्देश्य था ही नहीं। सामने आए हुए मरीज को किस प्रकार से हम ठीक करेंगे, यही सोचते थे। धन एक आनुषंगिक फल है, और वो मिलता रहता है। अपना आप कर्म करते रहो तो धन मिलता रहता है इस प्रकार से। Not in the sense of knowledge, but we can produce Vaidya with Karunardram mana when thinking of money.
we will lose the classical way. ये तो सही है कि करुणार्द्र मन इस प्रकार का होना चाहिए और उसी से फिर चिकित्सा बहुत अच्छी होती है, इसमें संदेह नहीं। कैंसर के बारे में भी जब मैं सोचता हूँ ये कैंसर गाइडेंस फोरम, अभी जो होलिस्टिक गाइडेंस फोरम, तो उसमें यही चीज है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं अफोर्ड नहीं करते हैं इस प्रकार से, और फिर भी बीमारी बहुत सख्त होती है इस प्रकार से। तो हमारे मन में करुणा हो तभी हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं या उसकी भली भांति चिकित्सा दे सकते हैं। तो चरक ने भी कहा है कि चिकित्सा पण्य विक्रय इस प्रकार के करने वाले जो वैद्य है, ते हित्वा कांचनम राशिम पांसो राशि, सोने की राशि छोड़कर वो पांचो राशि का पांचो राशि को अपना लेते हैं इस प्रकार से। तो इसके बारे में जरूर सोचना है, हमारे मकसद क्या है, जीवन का उद्दिष्ट क्या है इस प्रकार से। और फिर इसके बारे में सोचना है कि कैसे कितने पैसे देने हैं। मैंने इसके बारे में काफी विचार किया, फिर भी एक उत्तर नहीं है उसका। जिस प्रकार की परिस्थिति रहेगी उस प्रकार के अनुसार हमें बर्ताव करना है, इसी का अंत में है। लेकिन ये बात सही है कि हमारा क्लिनिक डिसेंट होना है, प्रोफेशनलिज्म उसमें होना है, ये जरूरी है इस प्रकार से। तो एक अलग क्लास आता है मरीज का, और जिनके लिए चैरिटेबल करना है उनके लिए एक अलग ओपीडी होनी चाहिए। कोलटकर सर ने ससुम अस्पताल ज्वाइन किया, असिस्टेंट वैद्य फिजिशियन करके, अष्टांग आयुर्वेद की नौकरी छोड़ के। तो उसमें काफी दिक्कतें थी, वो अलग चीज है। लेकिन वो प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, उनको कोई निकाल नहीं सकता था। और उस समय उनकी तनख्वाह 16,000 थी, और वो छोड़कर वो ससन अस्पताल में 250 रुपया महीना ज्वाइन हो गए असिस्टेंट फिजिशियन करके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि वहां सब गरीब लोग आते हैं और उनके लिए भी काम होना चाहिए, और झट से निर्णय लेना, झट से दवा दे देना, ये भी करना चाहिए। तो 150-250 की ओपीडी रहती थी, और 3 घंटे में ये 150-250 पेशेंट देखने हैं इस प्रकार से। तो ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और ये सही है। वो एक अलग अनुभव है। मुरलीधर शर्मा उर्दू में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी ऐसी 200, 250, 300 मरीज एक दफा देखते हैं इस प्रकार से, और बहुत कम खर्चा लेते थे वो। यानी कि आम आदमी के लिए ही क्लिनिक चला रहे हैं, इसी प्रकार का था। तो इसके बारे में हमें जरूर सोचना है, और प्रत्यात्मिक शिक्षणापेक्षा प्राथमिक शिक्षणापासूनच आध्यात्मिक नीतिमूल्ये रुजवली गेली तर समाधानी सुदृढ समाज निर्मिती होऊ शकते। मग अनेक कायद्यांची पण गरज उरणार नाही, सर्वच क्षेत्रातील दुष्प्रवृत्ति दूर होती। लेकिन ऐसा है ना कि ये राजा के ऊपर निर्भर है। कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम इत्युक्ते संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम, ये मनुस्मृति का कहना है। कि काल राजा का कारण है या राजा काल का कारण है। अभी हम बताते हैं कि कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है इस प्रकार से।
तो इसको अगर मान लेते हैं तो हमें दुष्प्रवृत्ति होनी ही है, इसको समझकर आगे चलना पड़ेगा। सत्प्रवृत्त लोग बहुत ही कम रहेंगे और ये प्रवृत्ति इसी प्रकार से होती रहेगी। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम सोचते रहेंगे कि हाँ, कोई भगवान अवतार ले लेगा, वो हमें इससे मुक्ति दिलाएगा, इस प्रकार से। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन लाना है तो राजा अच्छा होना चाहिए। I think charges only ₹20 per day and give only 2 or 3 drugs at a time. इसके बारे में बताना मुश्किल है। स्तर होते हैं प्रैक्टिस के। आम जनता के लिए ठीक है। थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, एडवांस केसेस है, उसके लिए अलग होता है। और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेथ लाइफ थ्रेटनिंग इस प्रकार के है तो उसका और अलग होना चाहिए स्तर। ये एक चीज रहेगी। अभी अस्पताल में कैसा है कि जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट एंड प्राइवेट एंड लग्जरी, ऐसे स्तर बताए गए। तो जनरल वार्ड में जितनी फीस होती है, चाहे इन्वेस्टिगेशंस करो, चाहे बेड चार्जेस हो वगैरह, वो मिनिमम लेवल पे रहते हैं। अस्पताल चला रहे इसके लिए जितने चाहिए उतने तो चाहिए उसके बारे में। जब हम सेमी प्राइवेट में चले जाएंगे तो उसमें 10-15% बढ़ाया दिया जाता है सभी चीजों में, इस प्रकार से। प्राइवेट में चले जाएंगे तो और बढ़ जाता है, लग्जरी में चल जाएंगे तो उससे भी बढ़ जाता है। और ये अगर आपका इंश्योरेंस है, अगर आप अमीर है और ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज्यादा पैसे दे दे, जो गरीब है उससे कम पैसे ले लेंगे। इस मानसिकता से ये बताया गया है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा होता है कि लोग सेमी प्राइवेट में होते हैं और बता देते हैं नहीं मुझे जनरल वार्ड का चार्ज लगा होगा, इस प्रकार से। अफोर्ड नहीं करते हैं तो भी लेने की सोचते हैं। उन सोचते हैं कि वहाँ ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी। ये भी एक चीज है। तातावा मेमोरियल अस्पताल में जो फिजिशियंस है, सर्जन्स वगैरह है, उनकी जो वहाँ की ओपीडी है, जनरल ओपीडी है, वहाँ अपॉइंटमेंट मिलने में महीना महीना लग जाता है। और उसी डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक टाटा ने ही खुलवाई है, वहां दूसरे दिन मिल सकती है अपॉइंटमेंट। तो उसमें भी ऐसा ही है, आपके पास अगर पैसे हैं और आप जनरल फी में नहीं जाना चाहते तो आपके लिए तुरंत सर्विस उपलब्ध है उसके पास। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी बातों को ध्यान में रखें। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कब से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं, आपका एक्सपर्टाइज कुछ है क्या वगैरह वगैरह, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और फिर जीवन का मकसद क्या है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी प्रकार से करते रहना ये भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे तो उसके बारे में सोच बढ़ती है कि कैसे करना है, क्या करना है। अनुभव से समृद्धि इस प्रकार की आ जाती है, सोच में अंतर हो जाता है। हाँ, एक थाने में पाचने वैद्य करके था। ये काफी पुराने जमाने की बात है। 3 दिन की ही दवा देते थे और 3 दिन के लिए पाचा नहीं लेते थे उस जमाने में।
उसका प्रचार ऐसा हुआ था कि ये इतनी अच्छी दवा देता है कि 3 दिन में मरीज ठीक हो जाता है क्योंकि वो 3 दिन से ज्यादा दवा देते ही नहीं, बड़ी भीड़ रहती थी तो इसमें ऐसा है कि जो आम जनता है, कुछ मामूली प्रॉब्लम है तो ठीक है, जनरल प्रैक्टिस आयुर्वेद में बहुत कम है, स्पेशलिटी प्रैक्टिस ही ज्यादा है लेकिन इस प्रकार की प्रैक्टिस भी होनी है, मुझे उसमें संदेह नहीं है कि जनरल प्रैक्टिस भी होनी है इस प्रकार से, जैसे मैंने कारपोरेशन के क्लिनिक का बताया, ससून अस्पताल का बताया, समर्थ वैद्य है तो वहां 200-250 तक ओपीडी जरूर जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समाज में उतनी आवश्यकता है लेकिन फिर उसी को आगे लेके जाएंगे ये भी पॉसिबल नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस रहेंगे और उनके बारे में किस प्रकार से सोचना है, उसके बारे में जो एक्सपर्टाइज है उसके बारे में सोचना। एलोपैथी के डॉक्टर्स जब हॉस्पिटलाइज करते हैं क्योंकि उनमें डिस्पेंसिंग नहीं है तो उसी से कमा लेते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है वो नहीं कमाते हैं, वो भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स या प्रोसीजर्स उस वगैरह वगैरह जो है उससे कमाते हैं। वैसे भी आयुर्वेद में पंचकर्म प्रोसीजर से पैसे कमाने वाले बहुत वैद्य हैं और काफी पैसे उसके लेते हैं, उसका एक्सपर्टाइज हो न हो ये भी एक अजीब चीज है। और वैसे कारपोरेशन या ऐसे इस दवाखाने में भी पंचकर्म होता है, प्रताप जोशी उसका अच्छा उदाहरण है कि नगर परिषद में ही उन्होंने काम किया और काफी पंचकर्म उनके हिसाब से किए, ये क्लासिकल पंचकर्म ज्यादा नहीं किया, फिर भी लोगों को फायदा हुआ, ये तो सही है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा गुणेश शास्त्री पण एक आना से चार आना, लेकिन उस जमाने में एक आना या चार आना भी बहुत ज्यादा था, ऐसा है। और 20 रुपए की आमदनी में पूरा घर का खर्चा निकलता था और पैसे शेष रख सकते थे, सेव कर सकते। मुझे याद है मेरे दादाजी की तनख्वाह 20 रुपया प्रति मास थी और फिर भी उसमें वो 1 रुपए का तोला, एक रुपए का 1 तोला सोना ऐसा कुछ ले सकते थे, खरीद सकते थे, पैसे बचाते। तो हाँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार के अस्पताल चलाए हैं और काफी गरीबों की मदद की है, उन्होंने उनके पैसे कम ही रखे थे, ये भी सही है। कोटकल में भी ऐसा है, चैरिटेबल ओपीडी है और अमीरों के लिए ओपीडी अलग है, लेकिन चैरिटेबल ओपीडी में बहुत कम दाम पर या कुछ भी पैसे देते नहीं, देते रहते। गणेश शायद इसके बारे में ज्यादा बता सके इस प्रकार का। In Kolotkar's documentary, it is said that he never asked for money to patient. For some one to achieve spiritual goal or higher level of knowledge, money व्यवहार is hurdles. वैसे मैं भी डिमांड कभी नहीं करता हूँ पैसों की, पेशेंट पूछता है तो भी बताता हूँ और ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट वगैरह अभी तो बताते हैं, ऐसा है। लेकिन ये एक अनुषंगिक फल है एंड ये मेन पर्पस नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना ये मेन पर्पस नहीं होना है, रोगी को ठीक करना ये मेन पर्पस होना है। Modern practitioners have big support from pharma industry, nothing as such in Ayurveda, very poor professional and support the approach to Ayurveda practitioners by
वन बिग आयुर्वेद फार्मा जायंट्स। लेकिन उसका दूसरा भी नतीजा हुआ है कि औषधियों को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है और वो फार्मेसी के जरिए देना है। आयुर्वेद का अहम मुद्दा प्रिंसिपल्स का है। और ये हमारे लिए बड़ी देन है। मैं नहीं समझता कि फार्मेसी हमें सपोर्ट करे, और जो व्यवहार अभी वहां पे हो रहा है, एलोपैथी में हो रहा है, वो हमारे बारे में भी शुरू हो जाए इस प्रकार का। खास करके ये कट प्रैक्टिस जो बताई जाती है, वो नहीं होनी है। अनएथिकल प्रैक्टिस इस प्रकार की है, और वहां पे आप किसी कंपनी की दवा लिखते हैं तो आपको बहुत सारी गिफ्ट मिल जाती है, विदेश की वारी की जाती है आपके लिए वगैरह। इस प्रकार का है फार्मा का प्रचलन। और आयुर्वेद में तो अभी ऐसा नहीं है। हमें अपने खर्चे से जाना पड़ता है इस प्रकार से। लेकिन फार्मेसी आयुर्वेद के रिसर्च को सपोर्ट करे, ये तो कम से कम कर सकते हैं, जो जिनके भी फायदे में हो और हमारे भी फायदे में। मैंने हरिद्वार में पतंजलि की फार्मेसी देखी, उनकी रिसर्च लैब देखी, और ये काफी अच्छा प्रयास है आयुर्वेद नॉन टॉक्सिक है ये सिद्ध करने के लिए। फिर भी लोग उसको मानेंगे नहीं, ये अलग चीज है। हमारे देश में भी नहीं मानेंगे, विदेशों की तो बात छोड़। आईसीएमआर अगर इस प्रकार से कुछ रिसर्च करती है तो लोग मानेंगे। नहीं तो नहीं मानेंगे भारत में। और आईसीएमआर को विदेश के लैब्स भी नहीं मानेंगे, चाहे जर्मनी हो अमेरिका हो। वो बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो फार्मेसी इस प्रकार से सपोर्ट कर सकती है, अलग तरीके से सपोर्ट कर सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन सभी का रोल रहेगा, और हम जिसके जरिए आगे बढ़ सकें। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया था आयुष के लिए, आईएसएम के लिए। उसको भी 4-5 बरस हो गए। इसमें इन सभी का जिक्र था, और शिक्षा के बारे में था, लीगल प्रैक्टिसेस के बारे में था, फार्मेसी के रोल के बारे में था, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में था, वगैरह वगैरह। काफी उसमें बहस किया है मैंने। वो मेरे पास है, आप अगर देखना चाहेंगे तो एक बार प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसका। और 5 बरस में और भी चीजें सामने उभर आई है, तो शायद उसमें और भी कुछ बदलाव होंगे। Many big giant grants of Ayush Ministry have taken by pharmacists figures are very big. लेकिन उसमें ऐसा है ना, यहाँ जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर है, पुणे में है। मैं गया था वहाँ, फार्मेसी के बारे में काफी रिसर्च चल रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 वैद्य है आयुर्वेद। बाकी सब जो लोग हैं वो फार्मासिस्ट या फार्माकोग्नोसी नामक वगैरह वगैरह, बाकी शास्त्रों में से है पूरा चंदा। 1% भी आयुर्वेद को नहीं मिल रहा, बाकी पूरा चंदा बाकी साइंसेस को जा रहा है। तो ये बड़ा अजीब तरीका है। ये आयुर्वेद का रिसर्च है, और आयुर्वेद में कम से कम पैसा जाता है, बाकी पैसा ये या फार्मेसी के लिए जाता है, या जो बायोकेमिस्ट्री के लिए जाता है, वगैरह वगैरह। फार्मेसी एक्टिव मॉलिक्यूल सेपरेट पर ज्यादा जिक्र कर रही है, तो सही है। और हम एलोपैथी के जरिए रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे फायदे में नहीं है। In Kottakkal Ayurved College, there are 2 wards, general and paid. In general ward, food, stay, treatment, all free. But 15 days waiting for general ward and 2-3 months waiting for paid ward. तो और अजीब है।
only 15 days waiting for general ward and 2-3 months waiting for paid ward. तो लोग फिर भी पेड वार्ड में जाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है. Yes sir, at least this that funding by pharmacy should come in for big research projects. Research support is very big stage for income for Vaidya as well as for company through clear ethical approach. This can be done, but there is side approach on both sides, and now we are having Swiss pharma companies patenting Ayurvedic herbs. तो ये होना ही है एक्चुअली. टीकेडीएल की स्थापना उसी के लिए हुई है कि ये पेटेंट नहीं करे हमारे मेडिसिन इस प्रकार के, लेकिन ये थोड़ा निगेटिव अप्रोच इस प्रकार का है. अगर हम सच्ची ढंग से हमारा रिसर्च करना चाहते हैं तो किस प्रकार का होगा, ये अजीब चीज है. तो मैंने काफी इसके बारे में विचार किया है, कोलटकर सर ने भी विचार किया था, लेकिन जितना एक्सपोजर यहाँ होना चाहिए हमें, किस प्रकार का रिसर्च चल रहा है, किस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है, उसके बारे में हम ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, ये अहम चीज है. तो उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो इन पोदार आयुर्वेद ऑल्सो दे आर रनिंग पेड यूनिट सेपरेटली. ओके. तो इस प्रकार का होना जरूरी है, मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का होना जरूरी है, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचने का अवसर चाहिए. तो ठीक है, ये काफी अलग चर्चा हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी आवश्यक इस प्रकार की है. रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे. आज दोपहर योग सूत्र का लेक्चर होगा 3:30 बजे, और विचार कर रहा हूँ कि वो भली भांति होगा. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.